नमस्कार सभी को। आइए आज देखते हैं अगले टॉपिक में बीजेटी एज ए स्विच। और पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से हमने कंपैरिजन किया था कि डायोड स्विच के ऊपर हम प्रेफरेंस देते हैं बीजेटी स्विच को। और अब आइए देखते हैं बीजेटी एज ए स्विच। और इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम बीजेटी को एज ए स्विच कंसीडर कर रहे हैं तो किस प्रकार से इसका स्विचिंग एक्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पर कोई स्विच कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच की बात करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल स्विच कुछ इस प्रकार से है जो कि एक लोड आरएल को या सिंपली आर कहें, इसको यहाँ पर पावर सप्लाई कर रही है और जो एनर्जी सोर्स है उसका पोटेंशियल यहाँ पर कैपिटल वी है। यहाँ पर ये स्विच है। हमको इस स्विच की जगह पर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को यूज करना है, और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को हम दिखाना चाहते हैं कि वो स्विच की तरह किस प्रकार से यहाँ पर व्यवहार करेगा। ये आपकी मैकेनिकल स्विच है, सेम फंक्शनिंग यूज करनी है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो यहाँ पर अगर हम इक्विवेलेंटली सर्किट फॉर्म करें इसके लिए, तो जहाँ पर स्विच है वहाँ पर आप एक ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, और ट्रांजिस्टर को अभी हम यहाँ पर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं। और जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर वो आपका NPN ट्रांजिस्टर है। ये इसका बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है, और ये इमीटर टर्मिनल है जिसको हम ग्राउंड कर रहे हैं। मतलब कि इमीटर आपका ग्राउंडेड है, जिसे आप कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। अब इस कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें कि जो आपका बाकी एलिमेंट है जिसमें आपका एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स को यहाँ पर लोड के साथ इस प्रकार से लगा दें। वोल्टेज V जैसा कि आपने लगाया है, और ये आपका लोड R एज इट इज रहेगा। इस सिचुएशन में अब देखें कि चूंकि ये जो वोल्टेज सोर्स है, अगर इस ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो इसके लिए ये आपका इमीटर है, ये कलेक्टर टर्मिनल है, और ये बेस टर्मिनल है। यहाँ पर जो ये वोल्टेज सोर्स लगा है इसको कहते हैं कलेक्टर सप्लाई। क्योंकि ये कलेक्टर टर्मिनल पर लगा हुआ है तो इसलिए इसको V की जगह पर अब VCC कह देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से जो R है वो कलेक्टर टर्मिनल के थ्रू लगा है, तो यहाँ पर जो R है इसको सिंपली RC। ये केवल नोटेशन का डिफरेंस आता है, नोटेशन को चेंज कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो अब हम स्विच की जगह पर बाकी दोनों चीज़ें एज इट इज हैं, और स्विच की जगह पर हमने ट्रांजिस्टर को लगा दिया है, ठीक है। और इस ट्रांजिस्टर के जो दोनों इनपुट टर्मिनल हैं वो बेस है, और ये दूसरा जो ग्राउंडेड इमीटर टर्मिनल है उसके साथ ये टर्मिनल लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे। कुछ इस प्रकार से यूज करेंगे, और ये ट्रांजिस्टर अब यहाँ पर है, आप कह सकते हैं बीजेटी एज ए स्विच, मतलब कि ये स्विच की तरह व्यवहार कर रहा है। ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा कि एक स्विच यहाँ पर, ये आपकी इलेक्ट्रिकल स्विच थी अगर इसकी बात करें तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल स्विच है। जबकि यहाँ पर अब देखें कि बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है ये आपका इस स्विच की जगह पर यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर लगा क्या है आपका ट्रांजिस्टर। तो ये अब ट्रांजिस्टर यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। और अगर स्विच की बात कर रहे हैं
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर स्विच है तो दो सिचुएशन होगी, एक ऑन की और दूसरी होगी क्या, ऑफ की। और जब हम ऑन या ऑफ करते हैं तो ये स्विच काम क्या करती है कि जो ये एनर्जी सोर्स है या जो वोल्टेज सोर्स है, इसके द्वारा जो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप करेगा इस लोड के क्रॉस, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इस स्विच के द्वारा। मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा इस स्विच पर कि ये स्विच आपकी ऑन है या ऑफ कंडीशन में है। आइडियल स्विच के केस में पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जब स्विच आपकी ओपन है, मतलब कि स्विच जब ऑफ स्टेट में है, तो जो पोटेंशियल है वो पूरा का पूरा यहाँ पर ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि स्विच का रेजिस्टेंस उस कंडीशन में वेरी लार्ज होगा, इनफाइनाइट होगा। आइडियल स्विच का केस देखा था आपने। और जब स्विच आपकी क्लोज होगी, क्लोज का मतलब ऑन है, क्लोज शब्द सर्किट से रिलेट कर रहा है, ओपन एंड क्लोज वर्ड सर्किट से रिलेट कर रहा है। तो अब जब स्विच आपकी ऑन स्टेज में है तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में हमने बताया था कि स्विच का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल या जीरो हो जाएगा। आइडियल स्विच का केस है तो जीरो हो जाएगा। तो जब स्विच को आप क्लोज करेंगे या मतलब स्विच ऑन स्टेट में है, इस टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, तब उस कंडीशन में यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल अब रेजिस्टेंस आर जो आपका लोड की तरह काम कर रहा है उस पर यहाँ पर ड्रॉप करने लगेगा। जो आपकी इलेक्ट्रिकल स्विच है जनरली इसको मैकेनिकली ऑन ऑफ करते हैं, मतलब कि हाथ से आप घर की वायरिंग में देखें कि आपकी जो स्विच लगी है उसको उंगली से दबा देते हैं, ऑफ हो गई, फिर आपने प्रेस कर दिया तो वो ऑन हो गई, मैकेनिकली आप ऑन ऑफ कर लेते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच के केस में हम उसको मैकेनिकली ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर इसको ऑन ऑफ करने के लिए जो इसका इनपुट टर्मिनल है इस पर हम कुछ न कुछ सप्लाई देंगे, और ये जो इनपुट है इस ट्रांजिस्टर को दो सिचुएशन में ले जाएगा। अगर स्विच है तो पहली सिचुएशन आप कह सकते हैं कि ऑन है, तो दूसरी सिचुएशन ऑफ की होगी। देखना आपको ये है कि जो ये सोर्स है इसके द्वारा जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है वो आरसी जो लोड की जगह पर लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा या पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप स्विच में हो जाएगा। ये सिचुएशन आपको देखनी है। जब पूरा वोल्टेज यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है जो स्विच वर्क कर रहा है अगर इसमें हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्विच आपकी क्या है, ऑफ है। यहाँ पर आपने देखा कि अगर स्विच आपकी ऑफ है तो वोल्टेज ड्रॉप कंप्लीटली यहाँ पर हो जाता है। उसी प्रकार से अगर वोल्टेज ड्रॉप पूरा का पूरा इस ट्रांजिस्टर के थ्रू हो गया तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, मतलब कि इसको पावर नहीं मिलेगी और उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ सिचुएशन में होगी। और अगर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल हो गया, जनरली अगर आइडियल इलेक्ट्रॉनिक स्विच है तो जीरो हो गया, तो उस कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप फिर यहाँ पर होगा, मतलब कि स्विच जो है जो ट्रांजिस्टर है जो स्विच बिहेव कर रहा है वो पावर को सप्लाई करने लगेगा आरसी को। तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि जो ट्रांजिस्टर स्विच है वो ऑन हो गई, लेकिन मैकेनिकली नहीं कर सकते ये काम। तो अब यहाँ पर देखना होगा ट्रांजिस्टर की वर्किंग थोड़ी सी। ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन है। अगर आपने कहा कि एन पीएन ट्रांजिस्टर है तो जो ई टर्मिनल है ये आपका एन टाइप है, बेस टर्मिनल बेस जो है ये पी टाइप होगा, और जो कलेक्टर है वो फिर से आपका एन टाइप होगा। और जब नॉर्मल ऑपरेशन की बात करते हैं तो हमने बताया था कि यहाँ पर जो जंक्शन बन रही है बेस और इमीटर के बीच में, जिसको आप इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं, इन दोनों के बीच में इमीटर बेस जंक्शन को जनरली फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखा जाता है। तो यहाँ पर जो आपने एनर्जी सोर्स लगाया है जनरली हम उस ऑपरेशन में ले जाएंगे। अभी तो हमने यहाँ पर इसके इक्विवेलेंटली रख दिया, लेकिन अगर ट्रांजिस्टर आपका एन पीएन है तो कलेक्टर एन टाइप है, और इसको रिवर्स बायस होने के लिए बैटरी का यहाँ पर क्या जुड़ना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल। आप देख रहे हैं कि निगेटिव जुड़ा है, इसके अकॉर्डिंग जोड़ा, तो इसका मतलब कि अभी यहाँ पर कनेक्शन सही नहीं है। इसके लिए करना क्या होगा कि यहाँ पर बैटरी का हम पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ें
और यहाँ पर निगेटिव। तो अब स्विचिंग एक्शन प्रॉपर वर्क करेगा। मतलब कि अब यहाँ पर देखें कि जो कलेक्टर टर्मिनल है जब इस सोर्स से पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब कि कलेक्टर निगेटिव से जुड़ा है, और कलेक्टर और बेस जंक्शन आपकी नॉर्मल मोड ऑपरेशन के केस में रिवर्स बायस होनी चाहिए, जबकि इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो इनपुट सप्लाई है यहाँ पर, और ये इनपुट इस स्विच को ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज में ले जाएगा। ठीक है, ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज में ले जाने के लिए करना क्या होगा, अगर यहाँ पर ये पीएन जंक्शन जो बेस और इमिटर के बीच में बन रही है, अगर ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए तो जो भी यहाँ से आपकी करंट सप्लाई होगी जिसके कारण यहाँ पर करंट पहुँचेगी कलेक्टर के थ्रू, अगर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो पूरी की पूरी करंट ग्राउंड में जाकर ड्रॉप करेगी। और अगर ये जंक्शन पीएन जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए तो उस सिचुएशन में अब जो ये करंट है इस पर नहीं आएगी, ड्रॉप करेगी। तो जो करंट है वो कहाँ पर ड्रॉप करेगी, पोटेंशियल ड्रॉप आरसी पर, क्योंकि करंट हमेशा उस पाथ को चूज करेगी जहाँ पर लो रेजिस्टेंस वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लो हुआ तो करंट जो है सीधे ग्राउंड होगी, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर 0 हो जाएगा और स्विच आपकी उस कंडीशन में ऑफ होगी। ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग इसके ऑन ऑफ की बात करेंगे। अगर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप 0 हुआ तो जो ट्रांजिस्टर स्विच है इसका मतलब कि वो ऑफ स्टेज में है, पूरा का पूरा पोटेंशियल ग्राउंड पर ड्रॉप करेगा क्योंकि ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। और अगर पीएन जंक्शन रिवर्स बायस हो गई तो ये पीएन जंक्शन रिवर्स बायस होगी तो करंट को इसके थ्रू पास नहीं होने देगी, और अगर करंट इसके थ्रू पास नहीं हो रही है तो करंट यहाँ पर ड्रॉप नहीं करेगी ग्राउंड पर। इसका मतलब कि अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आरसी के क्रॉस होगा। मतलब कि जब यहाँ पर इमिटर बेस जंक्शन जो कि पीएन जंक्शन है ये जब रिवर्स बायस होगी तब स्विच आपकी ऑन स्टेज में होगी। बस यही बात इतनी समझनी है। अभी यहाँ पर हमने जनरली कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है और ट्रांजिस्टर को एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क यूज कर रहा है। 2 पोर्ट, इनपुट पोर्ट जिसमें 2 टर्मिनल, आउटपुट पोर्ट जिसमें भी यहाँ पर भी 2 टर्मिनल। ठीक है, तो ये तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी यूज कर सकते हैं और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों को क्रमशः देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद फिर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं। इतना डायग्राम आप लोग ये प्लाट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने केवल और केवल कंपैरिजन दिखाया है कि स्विच की जगह पर ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद अब आइए आगे देखते हैं हम बीजेटी एज ए स्विच इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। BJT as a switch in CB common base configuration ठीक है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जब BJT को यूज करना है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को यूज करना है, इसका मतलब कि जो ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल है उसको ग्राउंडेड करेंगे, या आप दूसरे शब्दों में कहें तो जो बेस टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट के साथ कॉमन होगा और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को आपको यूज करना है। यहाँ पर सिंपली हम NPN ट्रांजिस्टर को ले रहे हैं। ये मान लीजिए कि आपका एक NPN ट्रांजिस्टर है, NPN है, तो इमिटर टर्मिनल पर एरो बाहर की तरफ, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल, ये इमिटर है, ये कलेक्टर है, और बेस इसको ग्राउंड कर देंगे। और बेस टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ यहाँ पर कॉमन होगा। ये इनपुट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि इनपुट
इस प्रकार से जब ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एज ए स्विच यूज होगा तो इनपुट इमिटर टर्मिनल पर और जो आउटपुट है वो कलेक्टर टर्मिनल पर मिलेगा। तो आउटपुट अगर यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर आप लगाएंगे एक लोड R और इसके साथ यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स मीन्स एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस और इमिटर बेस जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ट्रांजिस्टर आपका NPN है, मतलब कि इमिटर N टाइप है, बेस P टाइप है, कलेक्टर फिर से N टाइप है। NPN ट्रांजिस्टर है तो कलेक्टर और बेस की जो जंक्शन बन रही है ये आपकी कलेक्टर N टाइप हुआ, बेस P टाइप हुआ। करना है इसको रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस करने के लिए कलेक्टर टर्मिनल को किस टर्मिनल से जोड़ेंगे? यहाँ पर अगर बैटरी सोर्स लगाते हैं तो पॉजिटिव से, इस प्रकार से एक वोल्टेज सोर्स आपने लगा दिया माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ये कलेक्टर टर्मिनल के साथ लग रहा है तो जैसा कि हमने बताया था कि इसको लिख देंगे VCC फॉर कलेक्टर सप्लाई और जो रेजिस्टेंस है इसको एज इट इज यहाँ पर आप रख सकते हैं, R लिखें या उसी को RC लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर ये आपने इनपुट प्रोवाइड किया। तो इस प्रकार से जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पर ट्रांजिस्टर का और इसके स्विचिंग एक्शन की बात करेंगे तो ये आपका ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वर्क कर रहा है CB कॉन्फ़िगरेशन में और इसी को सिंपली आप कह सकते हैं CB स्विच। डायग्राम प्लॉट कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर करंट जो यहाँ पर फ्लो करेगी ये करंट IC होगी। यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगी इसको आप लिख सकते हैं IB और यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगी ये आपकी होगी IE। ये तीनों आपकी ट्रांजिस्टर करंट होती हैं। अब यहाँ पर हमको इसके स्विचिंग एक्शन को समझना है। ठीक है, फिगर बना लीजिए और लिखिएगा आगे थोड़ा सा। बना लिए हैं फिगर? लिखिए आगे फिर। When BJT used as a switch, when BJT used as a switch in common base configuration, in common base configuration, the input is provided at emitter terminal and output is obtained at collector terminal. आगे लिखेंगे इन केस ऑफ CB स्विच। अब डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे CB स्विच। इन केस ऑफ CB स्विच द इमिटर करंट IE इज द कंट्रोलिंग करंट। यहाँ पर जो इमिटर करंट IE है इसको कहेंगे कंट्रोलिंग करंट। इमिटर करंट आपकी कंट्रोलिंग करंट है क्योंकि ये स्विच को कंट्रोल करेगी। और किस बात की कंट्रोलिंग करेगी कि स्विच ऑन स्टेज में है या ऑफ स्टेज में है। इमिटर करंट इज द कंट्रोलिंग करंट। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इन केस ऑफ CB कॉन्फ़िगरेशन, इन केस ऑफ CB कॉन्फ़िगरेशन the expression for collector current is given by, कलेक्टर करंट का जो एक्सप्रेशन लिखते हैं IC, ये लिखते हैं आप अल्फ़ा IE प्लस
ICBO, ये लिखा जाता है एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन में अब देखते हैं कि प्रत्येक टर्म क्या डिफाइन कर रहा है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर IC कलेक्टर करंट है, IE इमीटर करंट है, इतना आपको पता है। अगर हम अल्फ़ा की बात करते हैं तो ये अल्फ़ा है करंट गेन, इन CB कॉन्फ़िगरेशन। CB कॉन्फ़िगरेशन में ये आपका करंट गेन होगा। बात आती है इस टर्म की कि इस टर्म को क्या कहेंगे। तो ये टर्म कहलाता है, यहाँ पर एक प्रकार से ये है आपका लीकेज करंट। लीकेज करंट, लेकिन इस लीकेज करंट को नाम क्या देंगे? तो इसका नाम जानने के लिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम ये कंसीडर कर लें कि जो आपका इनपुट है यहाँ पर ये ओपन है। अगर इसको आपने ओपन कर दिया, मतलब कि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में अब जो आपकी करंट IE है ये यहाँ पर देखें जीरो हो जाएगी। अगर इसको आपने ओपन कर दिया तो इमीटर करंट जीरो, क्योंकि ये लूप आपका ओपन हो गया, तो IE जीरो हो गई। तो IE अगर जीरो हो गई तो जो IC है उसकी वैल्यू कितनी बच रही है? केवल ICBO। अगर IE को जीरो कर दिया तो IC ICBO के बराबर बच रही है, और यहाँ पर ये करंट है इस प्रकार से फ्लो करेगी ICBO। इसका एग्जिस्टेंस बचा केवल, तो इसको नाम क्या देंगे? है लीकेज करंट, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो के कारण होती है। यहाँ पर जो O आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन को, और कौन ओपन है? इमीटर टर्मिनल ओपन सर्किटेड है। और CB मीन्स कलेक्टर से बेस की तरफ जाने वाली करंट है, तो इस करंट को कहेंगे कलेक्टर बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन या इमीटर इज ओपन सर्किटेड। तो इस लीकेज करंट का जो नाम आएगा ICBO की अगर बात करें तो ये कहलाएगा कलेक्टर बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन सर्किटेड। जब इमीटर को ओपन किया गया है तब केवल और केवल ये करंट फ्लो कर रही है, उस कंडीशन में IC केवल और केवल ICBO के बराबर है। ठीक है, इस सर्किट के द्वारा जो एक्सटर्नल आउटपुट की सर्किट है। तो इसलिए इस करंट को नाम दे दिया गया है यहाँ पर कलेक्टर बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन सर्किटेड। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर इसके टर्म की बात हुई। इसके साथ ही साथ अगर हम ट्रांजिस्टर का केस देखें, इसको हम हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ट्रांजिस्टर का केस देखें तो ट्रांजिस्टर में जो तीनों करंट हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, यहाँ पर आपने इनपुट प्रोवाइड किया है, तो जो करंट IE है आप लिख सकते हैं ट्रांजिस्टर के लिए IE, ये आपकी बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होगी हमेशा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा ट्रांजिस्टर के लिए। तो यहाँ पर IE इमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर है। और इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि स्विचिंग एक्शन कैसे होगा। स्विचिंग एक्शन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पहली सिचुएशन देखेंगे, जैसा कि हमने बताया कि इमीटर करंट कंट्रोलिंग करंट है। तो एक बार इमीटर करंट की वैल्यू हम जीरो करके देखते हैं, और उसके बाद इमीटर करंट की कुछ वैल्यू प्रोवाइड करके देखते हैं कि क्या एक्शन होता है ट्रांजिस्टर का। तो इसके लिए यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो जो इक्वेशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग अब
यहाँ पर इसकी एनालिसिस करेंगे और दोनों सिचुएशन को लेंगे। पहली सिचुएशन ले लेते हैं जब आपका इमीटर ओपन है, तो लिखिएगा आगे कि व्हेन इमीटर इज ओपन सर्किटेड, व्हेन इमीटर इज ओपन सर्किटेड, और जब ओपन सर्किट है तो उस सिचुएशन में इमीटर करंट आई ई क्या होगी, 0। ठीक है, इमीटर इज ओपन सर्किटेड, आई ई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ये थी इक्वेशन 1 बना लें। इक्वेशन 1 implies that IC इक्वल टू ICBO, ये इक्वेशन मिलेगी। और इसको हमने बताया कि ये आपकी लीकेज करंट है ICBO, जो कि कलेक्टर बेस करंट है जब इमीटर आपका ओपन सर्किटेड है, IE 0 है तब। और ये लीकेज करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। इसका मतलब कि ये वेरी स्मॉल करंट है, ये करंट वेरी स्मॉल है, या आप इसी को कह सकते हैं कि ये नेग्लिजिबली स्मॉल है। और ये नेग्लिजिबली स्मॉल करंट जो फ्लो कर रही है, यहाँ पर जो लोड लगा है RC, इसको ऑपरेट नहीं कर सकती। मतलब कि अगर आपने यहाँ पर कोई अप्लायंस या कोई डिवाइस लगाई है तो उसको ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट करंट नहीं है। इसका मतलब कि अब यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है इस सिचुएशन में वो वेरी एंड वेरी स्मॉल है। जब आपने इमीटर को ओपन सर्किटेड कर दिया तो इस सिचुएशन में अब बीजेटी स्विच किस सिचुएशन में होगी, यहाँ तक लिखिएगा और उसके आगे लिखिएगा ICBO is the collector base current when emitter is open circuited the current ICBO is negligibly small, therefore when emitter is open circuited, the CB switch is in off state, CB switch किस स्टेज में आ गई, ऑफ स्टेज में। इतनी बात क्लियर है। अब आइए देखते हैं कि अगर इमीटर आपका ओपन सर्किटेड नहीं है, ठीक है, इमीटर अगर ओपन सर्किटेड नहीं है तो क्या होगा। दूसरी सिचुएशन लेते हैं। इमीटर को अब यहाँ पर हम कुछ सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो आगे देखें। नाउ इफ emitter is not open circuited, ओपन सर्किटेड नहीं है, दैट इज आप कह सकते हैं कि जो इमीटर है वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड सर्किट की बात कर रहे हैं। तब इस सिचुएशन में अब जो आपकी करंट IE है, क्या ये 0 होगी, नहीं। और मान लेते हैं कि जो IE है इसकी कुछ वैल्यू मान लेते हैं कि ये आपकी 1 मिली एम्पियर है। मतलब कि आप कह सकते हैं 10⁻³ एम्पियर के इक्वल है। एक इसकी पॉसिबल वैल्यू ले लेते हैं जो कि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर सफिशिएंट होगी। और जब इसकी वैल्यू आपने ले लिया तो अब देखें कि सो IC इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस ICBO इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग।
और यहाँ पर जो अल्फ़ा है, अगर अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा जो है ये 0.9 से 995 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि अल्फ़ा जो है वो <1 है हमेशा। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो फॉरवर्ड करंट गेन है ये आपका 1 से कम होता है। इसका मतलब कि अगर हम इसको नियरली 1 मानते हैं तो जो आपकी कलेक्टर करंट है, अगर इसे मल्टीप्लाई करें और ICBO को हमने पहले ही बताया कि ये आपकी बैलेंसिंगली स्मॉल है, नियरली 0 कह सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि जो कलेक्टर करंट है, देयरफॉर कलेक्टर करंट IC नियरली आप लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पियर, मीन्स आप कह सकते हैं 1 मिली एम्पियर की करंट आ रही है। और 1 मिली एम्पियर की करंट यहाँ पर इस डिवाइस को, इस लोड को ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट है। मतलब कि अब आपको आउटपुट पर करंट मिल रही है और इस करंट के कारण यहाँ पर सफिशिएंट वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब कि जो आपकी CB स्विच है ये अब किस स्टेज में है? ऑन स्टेज में। दो सिचुएशन आपने देखा यहाँ पर। IC की वैल्यू यहाँ पर सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट वैल्यू जब मिली तो जो CB स्विच है ये किस स्टेज में आ गई? ऑन स्टेज में। तो ये यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग हुई आपकी ट्रांजिस्टर एज ए स्विच इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब आइए आगे देखते हैं ट्रांजिस्टर एज ए स्विच इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, बात करते हैं आगे। BJT एज ए स्विच इन कॉमन इमिटर, जिसे सिंपली CE कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा रही है। तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर भी हम ले लेते हैं NPN ट्रांजिस्टर, और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर ड्रा करेंगे ट्रांजिस्टर। इमिटर को ग्राउंडेड करना है, जैसा कि हमने पहले फिगर में दिखाया था। इनपुट टर्मिनल अब बेस टर्मिनल होगा, आउटपुट टर्मिनल अभी भी यहाँ पर कलेक्टर टर्मिनल होगा, और इमिटर इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ कॉमन होगा यहाँ पर। और यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल के बीच में हम लोड लगा देते हैं, और इसके साथ सप्लाई रखते समय हम ध्यान रखेंगे कि कलेक्टर टर्मिनल रिवर्स बायस सिचुएशन में जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लाई यहाँ से दी जा रही है, जो वोल्टेज सोर्स लगेगा, अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो कलेक्टर N टाइप है, और N टाइप को हम रिवर्स बायस करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से, माइनस और प्लस। कलेक्टर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं VCC, ठीक है। रेजिस्टेंस को कलेक्टर पर है तो RC कह लें, और यहाँ पर स्विच को कंट्रोल करने के लिए इनपुट प्रोवाइड करेंगे बेस टर्मिनल पर। अब यहाँ पर देखें कि कलेक्टर करंट ये है आपकी IC, यहाँ पर बेस करंट फ्लो करेगी IB, और यहाँ पर इमिटर करंट होगी इसके थ्रू, जो कि बाहर की तरफ है IE। ट्रांजिस्टर की तीनों टर्मिनल करंट
और यहाँ पर अब देख रहे हैं कि जो स्विच को कंट्रोल करने वाला पैरामीटर है वो क्या है, बेस करंट IB, ये स्विच को कंट्रोल करेगा। और यहाँ पर जो आउटपुट के अक्रॉस करंट मिलेगी वो है IC। यहाँ पर भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का इफेक्ट होगा, जिसके कारण एक करंट फ्लो करेगी जिसे आप लीकेज करंट कहेंगे, और उसको इस प्रकार से दिखा देते हैं। और यहाँ पर लीकेज करंट को लिखते हैं ICO, ये आपकी लीकेज करंट है। डायग्राम बना लेंगे और इसको सिंपली आप कह सकते हैं ये है आपका CE स्विच, जैसा आपने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कहा था CB स्विच, उसी प्रकार से इसको CE स्विच कह दिया जाए। ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा और लिखिएगा आगे। बोलें भाई। When BJT is used as a switch, when BJT is used as a switch in CE configuration, the input is provided at base terminal and output is obtained at collector terminal. That is, the base current is controlling current in case of CE switch. That is, the base current is controlling current in case of CE switch. अब देखिए यहाँ पर कि जो एक्सप्रेशन लिखा गया था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर जो आपने कलेक्टर करंट के लिए एक्सप्रेशन लिखा था IC, वो IC आपने लिखा था अल्फ़ा IE प्लस ICBO के इक्वल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लीकेज करंट है वो CBO की जगह पर CO है। इसका मतलब कि यहाँ पर CBO की जगह पर हम CO यूज कर लेंगे। तो सिंपली आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ BJT IC एज इट इज एक्सप्रेशन लिखेंगे अल्फ़ा IE प्लस ICO। अब यहाँ पर लीकेज करंट क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन बदला है तो इसको हमने ICO मान लिया है, और इसके साथ ही साथ IE जो इमिटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम है IB प्लस IC। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपकी बनी। अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन लिखी जा रही है, पहली इक्वेशन, क्योंकि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो इस इक्वेशन को यूज कर लें यहाँ पर, तो IE की जगह पर IB प्लस IC लिख सकते हैं। मतलब कि इक्वेशन 1 implies that IC इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस IC प्लस ICO लिख सकते हैं। और यहाँ से अब IC की वैल्यू आपको निकालना है तो इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट IC, यहाँ से IC को इस साइड में ले आएंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस ICO, और यहाँ से आप लिख सकते हैं IC इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 माइनस ये आपका अल्फ़ा अपान
1 माइनस अल्फ़ा आई बी प्लस आई सी ओ अपान 1 माइनस अल्फ़ा, ये इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन में अब देखें कि जो यहाँ पर ये टर्म मिल रहा है, अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा, अगर इसकी बात करें अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा, और ये पढ़ा जाता है सिंपली क्या, करंट गेन इन सी कॉन्फ़िगरेशन, जिसे बीटा कहते हैं, करंट गेन इन सी ई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपका करंट गेन हो जाएगा। मतलब कि जो इक्वेशन ये है, इसको आप लिख सकते हैं आई सी इक्वल टू, ये टर्म आपका हो जाएगा बीटा आई बी प्लस आई सी ओ अपान 1 माइनस अल्फ़ा, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। और जो ये टर्म आया यहाँ पर, ठीक है, इस टर्म को, इस पूरे टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और कह देते हैं कि ये टर्म आपका लिख दिया जाता है आई सी ई ओ के रूप में, जैसा आपने वहाँ पर आई सी बी ओ लिखा था। तो ये जो इक्वेशन है आपकी आ जाती है आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस, इसकी जगह पर अब लिख सकते हैं आई सी ई ओ, और नाम वही देंगे यहाँ पर, ये आपकी है कलेक्टर इमीटर करंट। कब है, व्हेन बेस इज ओपन सर्किटेड, ओ जो आ रहा है यहाँ पर वो बेस के लिए, बेस इज ओपन सर्किटेड, ये लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये करंट आती है, अगर इस करंट की हम बात करें तो ये करंट यहाँ पर, ये जो आई सी ई ओ लिख रहे हैं आप, कलेक्टर इमीटर करंट, इसकी अगर बात करें तो ये करंट आप लिख सकते हैं आल्सो आई सी ई ओ इज ग्रेटर दैन या वेरी वेरी ग्रेटर दैन आई सी बी ओ, जब आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे थे। कलेक्टर बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन सर्किटेड, इस करंट के रिस्पेक्ट में ये लार्ज है, वेरी लार्ज है। और जब हम बेस को ओपन करेंगे, अब देखते हैं स्विचिंग एक्शन, ये तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हुआ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये जो इक्वेशन आ रही है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन अप्लाई करेंगे, एक तो तब जब बेस ओपन होगा आई बी 0 होगी, और जब बेस आपका क्लोज होगा आई बी 0 नहीं होगी। तो इन दोनों सिचुएशन को अब डिस्कस करते हैं, मतलब कि सी ई स्विच के एक्शन की बात करते हैं। तो पहली कंडीशन ले लें कि व्हेन बेस इज ओपन सर्किटेड, दैट इज बेस ओपन है तो बेस करंट आई बी इक्वल टू 0, सो आई सी क्या हो जाएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अब आप लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू हो जाएगा आई सी ई ओ। कलेक्टर करंट कलेक्टर इमीटर करंट के बराबर होगी जब बेस ओपन सर्किटेड है, ये आप लिख सकते हैं। और ये करंट जो है ये आई सी ई ओ नियरली 1 माइक्रो एम्पियर की होती है। इसका जो ऑर्डर है, अगर हम आई सी ई ओ के ऑर्डर की बात करें तो ये आपकी नियरली 1 माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की मिलती है। लीकेज करंट है, मतलब कि 10⁻⁻⁻⁶ एम्पियर।
मतलब कि ये करंट जो है यहाँ पर ये वैनिशिंगली स्मॉल है, मतलब कि आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वैनिशिंगली स्मॉल है तो इस सिचुएशन में ये करंट इसको यहाँ पर जो आपका लोड लगा है आरसी, इसको ऑपरेट नहीं कर पा रही है, मतलब कि ये सफिशियंट करंट नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जो आईसी मिल रही है जो कि आईसी के बराबर है, आईसीईओ के बराबर है, क्या कह सकते हैं, नॉट सफिशियंट टू ऑपरेट लोड आरसी। आरसी की जगह पर जो भी आपने लोड लगाया वो ऑपरेट नहीं होगा, और अगर वो ऑपरेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीई स्विच है ये किस सिचुएशन में है, ऑफ सिचुएशन। इस सिचुएशन में सीई स्विच ऑफ होगी, ये पहली कंडीशन हुई स्विच की। और अब देखते हैं यहाँ पर कि जब आपका ये बेस जो है वो ओपन नहीं है, बेस क्लोज है, तो दूसरी सिचुएशन लें यहाँ पर। व्हेन बेस इज क्लोज्ड, बेस टर्मिनल यहाँ पर ये क्लोज है, तो इस सिचुएशन में अब जो IB है दैट इज IB इज नॉट इक्वल टू 0, देन IC की वैल्यू क्या होगी, एज इट इज बीटा IB प्लस ICEO, जैसा कि आपने इक्वेशन लिखी थी पहले। ठीक है, यहाँ पर जो बीटा है इसकी अगर वैल्यू की बात करें, सिंस बीटा इज लार्ज एंड प्रैक्टिकली बीटा की वैल्यू जो है ये आपकी 20 से 500 के बीच में हो सकती है ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कंसीडर कर लें कि जो बीटा है इसकी एक एनफ वैल्यू मिल रही है, मान लेते हैं कि जो बीटा है नियरली 150 है, इसको अगर हम कह दें कि जो आपका ट्रांजिस्टर यहाँ पर है उसके लिए जो बीटा है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर होगा बीटा, जो कि फॉरवर्ड करंट गेन है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, अगर हम इसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी बेस करंट है, बेस करंट IB, इसको कह दें कि ये नियरली 1 माइक्रो एम्पियर है, क्योंकि बेस करंट स्मॉल करंट होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 10⁻⁻6 एम्पियर के इक्वल है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अब अगर आप कलेक्टर करंट का कैलकुलेशन यहाँ से करते हैं, ICO नेग्लिजिबल है, तो अगर अब हम यहाँ से कलेक्टर करंट की बात करें IC, तो नियरली आप इक्वल लिख सकते हैं बीटा 150 ले लें इंटू 10⁻⁻6, कितना एम्पियर आएगा, लेकिन नियरली 1.5 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, या आप कह सकते हैं 0.15 मिली एम्पियर है IC, जो कि नेग्लिजिबल करंट नहीं है। ठीक है, अगर बीटा की वैल्यू और लार्ज है तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि IC का जो आर्डर है वो 1 मिली एम्पियर के आर्डर का हो जाएगा। IC यहाँ पर जो है ये नियरली 1 मिली एम्पियर के आर्डर की मिलेगी जब बेस क्लोज होगा ट्रांजिस्टर के लिए,
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक हमको सफिशियंट करंट मिल रही है जो कि लोड आरसी को ऑपरेट कर सकती है। और इस सिचुएशन में अब जो आपकी सीई स्विच है ये ऑन स्टेज में हो जाएगी, सीई स्विच ऑन हो जाएगी। तो ये यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ कि कैसे आपका जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एज ए स्विच बिहेव करेगा और कैसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर अब ये जानने वाली बात होगी कि हम ट्रांजिस्टर को किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज करें तो वो एक आपकी बेटर स्विच होगी। मतलब कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम किस स्विच को प्रेफरेंस देंगे। तो जनरल सी बात है कि जिस स्विच के लिए कंट्रोलिंग पैरामीटर स्मॉल होगा उसको हम प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जब एज ए स्विच यूज कर रहे थे तो कंट्रोलिंग पैरामीटर इमीटर करंट थी जो कि आउटपुट पर मिलने वाली कलेक्टर करंट से ज़्यादा होती है ट्रांजिस्टर के केस में। मतलब कि जितना हम लोड पर करंट ले रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा करंट आपको चाहिए ट्रांजिस्टर स्विच को ऑपरेट करने के लिए जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज होगा। जबकि अगर हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं तो आपको चाहिए बेस करंट आई बी एज ए कंट्रोलिंग करंट जो स्विच को ऑपरेट करेगी ऑन स्टेट से ऑफ और ऑफ से ऑन स्टेट में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कंट्रोलिंग पैरामीटर है वो वेरी स्मॉल है जो कि ईजिली प्रोवाइड किया जा सकता है। और इस कारण से कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो स्विच है उसको हम प्रेफरेंस देंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में स्विच के ऊपर। मतलब कि सीई स्विच इज प्रिफर्ड ओवर द सीबी स्विच। तो आगे लिख लेंगे इसको 2-3 लाइन में इन बातों को। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द above two switches, on the basis of the description of the above two switches, कौन कौन सी स्विच है ब्रैकेट में लिख लेंगे, CB and CE switches. It is clear that the emitter current is controlling current for CB switch which is very large. That is, the controlling input voltage for CB switch should be large, while in case of CE switch, the controlling current is base current. Controlling current is base current which is very small. That is, the controlling input voltage should be very small. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, this is the reason due to which the BJT switches in CE configuration preferred over the BJT switches in CB configuration. ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। देखते हैं आगे फिर अगले लेक्चर में।